आलू परिवार के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र कुमार केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से, और आज हमारे बीच में है डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, प्रधान वैज्ञानिक, जो आलू के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले यह जानने चाहेंगे कि आलू की बीज फसल में विषाणुओं का प्रबंधन या वायरस मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? हाँ, क्योंकि देखिए आलू की उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जी वायरस। जो है वायरस जनित इससे हमारी बीमारियां फैलती हैं, स्पेशली हम उसको मोजैक बोलते हैं। और उस मोजैक से हमारा जो फोटोसिंथेटिक एरिया, प्रकाश संश्लेषण करने का क्षेत्र है, वो कम हो जाता है। हमारे वायरसेस जो है सीधे क्लोरोफिल पे अटैक करते हैं और क्लोरोफिल उससे डिस्ट्रॉय होता है। हमारा फोटोसिंथेसिस, उससे प्रकाश संश्लेषण बढ़िया नहीं हो पाता। पौधा भरपूर जितना उसको चाहिए उतना जो है भोजन नहीं बना पाता, और अल्टीमेटली उपज में सबसे ज्यादा जो कमी आती है वो हमारी विषाणु जनित बीमारियों से ही कमी आती है उपज में। इसलिए इनका प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनका कोई नियंत्रण नहीं है। हम वायरस को या विषाणुओं को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, इनका प्रबंधन कर सकते हैं। इनकी कोई दवाई नहीं आती है इसका स्प्रे करके हम इनको या कैसी तरह से हम इनको नियंत्रित कर सकें। जी जी। डॉक्टर साहब, आलू की फसल में कितने प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं? हाँ, देखिए इसमें जो है हमारे वर्ल्ड वाइड तो हमारे 40 या 40 से भी अधिक विषाणु पाए जाते हैं, पर हम जिनका मैनेज करते हैं या जो हमारे लैब में हम जिनका टेस्टिंग करते हैं वो हमारे 6 वायरसेस हैं। जी। PVX, PVS, PVM, PVA, PVY और PLRV। जी। इसमें से हमारा जो PVX है सिर्फ कॉन्टेक्ट वायरस है। ये हमारा एक जब पौधे से, बीमार पौधे से जो हमारा हेल्दी पौधा टच करेगा तब फैलेगा, या हम उसमें कोई आदमी जाएगा, कोई नहीं है, श्रमिक भाई जाते हैं, उनसे फैल सकता है, ट्रैक्टर घुसेगा उनसे, इस तरह से। अच्छा, हमारा वायरस फिर S, M और A, ये ऐसे हैं, ये दोनों तरह से फैलते हैं। एफिड से भी फैलते हैं जी। और कॉन्टेक्ट से भी फैलते हैं। लेकिन हमारा PVY और PLRV, ये दो वायरसेस ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ एफिड से ही फैलेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, फसल में विषाणु कहाँ से आते हैं और इनका संचरण या ट्रांसमिशन कैसे होता है? हाँ, देखिए जो ट्रांसमिशन हम बोलते हैं कि एक जो है बीमार पौधे से और हेल्दी पौधे, बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे पे वायरस कैसे पहुंचते हैं, इसको तो हम कहते हैं ट्रांसमिशन या संचरण। एक तो ये हो सकता है कि हमारा बीज में ही जो हमने बीज बोया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या हर बीज में थोड़े बहुत वायरसेस रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये बीज 100% वायरस फ्री है। तो एक तो हमारा सोर्स हो सकता है कि बीज में ही वायरस हो। दूसरा ये है कि हमारा पड़ोसी के खेत में से या हमारे ही खेत में से जो हमारे बीमार पौधे हैं उनमें से वायरस आ गया। तो प्रारंभिक अवस्था में जब 30-35 दिन की फसल होती है, उसमें अगर आपके में वायरस के लक्षण आ रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमारी बीज में ही वायरस था। जी जी। हाँ जी। विषाणुओं की रोकथाम के लिए आप किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे सर? हाँ, देखिए जितने भी हमारे सीड प्रोडक्शन की तकनीकी हैं, या जो हम कहते हैं कि जो है सीड प्लॉट टेक्निक, वो हमारी इर्द गिर्द घूमती है वायरस मैनेजमेंट की। और वायरस मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से वेक्टर मैनेजमेंट। जो रोग वाहक कीट होते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं, उनका मैनेजमेंट करना है या उनका नियंत्रण करना है। तो वायरस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ये है कि सीड का सोर्स हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, सीड हमारा हेल्दी होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, बहुत बढ़िया स्प्राउटिंग करके बोना चाहिए। पहली सिंचाई टाइम पे करनी चाहिए। नाइट्रोजन की जो हमारी उचित मात्रा है या जो रिकमेंडेड डोज है वो करनी चाहिए, जो कि हमारी बीज फसल से थोड़ी सी कम होती है, वो नाइट्रोजन देनी चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण बढ़िया तरीके से करना चाहिए। फिर जो सबसे मुख्य बात है वो हमारी दो होती है, एक तो होती है रोगिंग, बहुत बढ़िया तरीके से रोगिंग करनी चाहिए, और बहुत बढ़िया तरीके से हमें रोग वाहक कीटों का नियंत्रण करना चाहिए। और रोग वाहक कीट होते हैं हमारे दो, सफेद मक्खी और एफिड। जी सर, ये हमारी मुख्य क्रिया है। सर, विषाणु प्रबंधन में खरपतवार नियंत्रण की क्या भूमिका? हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। खरपतवार देखिए हमारी खरपतवार हैं जैसे बथुआ, जंगली पालक, नीली सेंजी, पीली सेंजी, और भी जो हमारे खरपतवार हैं,
अधिकतर खरपतवार में क्या होता है, वायरस एंटर कर जाते हैं। एफिड आया और उसमें वायरस एंटर कर गया, वो वायरस के सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन इसको हम बोलते हैं टेक्निकली होस्ट प्लांट। तो हमारे जो खरपतवार के पौधे हैं वो होस्ट प्लांट का काम करते हैं, और जब एफिड आएगा तो फिर से इनके ऊपर फीड करेगा और इनसे वायरस लेगा या उठाएगा इनसे वायरस, और हमारे स्वस्थ पौधे में जी छोड़ देगा। तो ये भी हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि फील्ड और फील्ड की हमारी जो चारों तरफ की सराउंडिंग्स है वो हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को आलू की बीज फसल में व सब्जी फसल में की तुलना में कम नाइट्रोजन डालने हाँ की सिफारिश बिल्कुल, करते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या करती है, वायरस का मास्किंग कर देती है। टेक्निकली हम कहते हैं मास्किंग मीन एक आवरण पहना देना। जी आपके पौधे के अंदर वायरस है, पर आपने नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा डाल दी, रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डाल दी, तो वो उसके लक्षणों को उजागर नहीं होने देगी। जी जो वायरस के लक्षण हैं या जो मुजैक आएगी, जिसको हम मुजैक बोलते हैं, उस मुजैक को नहीं आने देगी या मुजैक को मास्क कर देगी, उसको आवरण उस पर पहना देगी, और हमारी क्या होगा, फिर रोगिंग में परेशानी होगी। रोगिंग हम करते हैं कि हम अधिक से अधिक बीमार पौधों को बाहर निकाल दें, जी और उसके अंदर पौधे के अंदर वायरस तो है लेकिन नाइट्रोजन उस पर लक्षण नहीं आने दे रही, जी तो हमारी बढ़िया तरीके से रोगिंग नहीं हो पाएगी। उसको करने के लिए हम जो है रिकमेंडेड डोज या थोड़ी सी कम डोज देनी चाहिए नाइट्रोजन की। डॉक्टर साहब, ये रोगिंग क्या होती है तथा कब करनी चाहिए फिर? हाँ देखिए, रोगिंग अति महत्वपूर्ण क्रिया है जी सीड प्रोडक्शन की। जी जो हमारी सीड प्लॉट टेक्निक है उसकी सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में 2 क्रियाएं आती हैं, उनमें एक है रोगिंग। जी रोगिंग के अंतर्गत या रोगिंग में हम किसी दूसरी प्रजाति के पौधों को आलू के सहित जी निकाल के बाहर करते हैं, और फिर रोग ग्रसित पौधों को, जी या हम कह सकते हैं कोई भी एबनॉर्मल प्लांट, कोई भी असामान्य, हमको देखने में कोई भी पौधा असामान्य दिखाई दे रहा है, उसको उखाड़ के आलू के सहित निकाल के और बाहर गाड़ देना। स्पेशली विषाणुग्रस्त पौधे, वायरसग्रस्त पौधे, जिसको हम मुजैक बोलते हैं, पौधों को आंख से देख के जल्दी से जल्दी हमको निकाल देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि लाइफ टाइम में फसल के उसमें अवधि में पहली रोगिंग करनी चाहिए 30-35 दिन पे, दूसरी 50 दिन के आसपास, 55 पे भी कर सकते हैं अपना देख के, और तीसरी पत्ते काटने से, डंठल काटने से जस्ट पहले पहले कर देते जितनी बढ़िया रोगिंग कर लेंगे उतनी ही बढ़िया आपके बीज की क्वालिटी होगी। भाइयों, ये रोगिंग हो रही है, ये सीड प्रोडक्शन की या वायरस मैनेजमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। ये रोगिंग हो रही है, और इसमें हमारी जो है ये 5 लोग आगे और 2 लोग पीछे, 7 लोगों की टीम है। ये आगे वाले लोग जो भी असामान्य पौधा मिलेगा, बीमारी ग्रसित या दूसरी प्रजाति का, उस पर सिर्फ ये खुंटी गाड़ते हुए चलेंगे। ये लोग खुंटी गाड़ देंगे, और जो पीछे हमारे 2 मेंबर हैं वो उस पौधे को उखाड़ लेंगे। देखो ये एक पौधा मिला, उस पर देखो खुंटी गाड़ दी, और वो पीछे वाली उसको उखाड़ रही है, और उखाड़ के अपनी झोली में रख लेगी। देखो ये पौधा जो है, बीमार पौधा मिल गया, उसने अपनी झोली में रख लिया। तो इसमें एक और जो है थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी है कि सूरज जो है की किरणें या धूप हमारे आंखों पे नहीं पड़नी चाहिए। देखिए दूसरा पौधा मिल गया, उसको उखाड़ रही हैं, धूप आंखों पे पड़ने से ना आंखें चौंधिया सी जाती है। ये देखो रोगिंग में निकले हुए पौधे हैं ये आलू के, इन्होंने ये गड्ढे में डाल दिए और फिर इन्होंने इसको तुरंत मिट्टी में दबा दिया, ये मिट्टी में ही दबे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, रोग वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, रोग वाहक कीट हमारे आलू में 2 होते हैं जी एक सफेद मक्खी और एक होती है हमारी एफिड। एफिड जी को अंग्रेजी में एफिड कहते हैं, एफिड को माहू भी कहते हैं, लाही भी कहते हैं, तेला भी कहते हैं, चेपा भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये सरसों का कीट है, लेकिन आलू में ये वायरस फैलाता है, वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर में और ये माहू जनरली 15-20 दिसंबर के आसपास आता है, जी इससे पहले नहीं आता है। व्हाइट फ्लाई शुरू में आती है जब टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं, अक्टूबर में, ज्यादा से ज्यादा 10 नवंबर तक। तो हम लोग ये कहते हैं कि 10 नवंबर के बाद व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मर लेगी। जब ओस पड़नी शुरू होगी, टेम्परेचर नीचे जाएंगे, तो व्हाइट फ्लाई अपने आप हो जाएगी समाप्त। लेकिन 15-20 दिसंबर के आसपास में आपका एफिड आना शुरू हो जाता है, और ये जम्मू कश्मीर से चलती है इसकी फ्लाइट। जी तो 15 दिसंबर के आसपास आ जाता है पंजाब में, 20 दिसंबर के आसपास आ जाता है हमारे मेरठ में,
25 दिसंबर के आसपास ये पहुंच जाता है ग्वालियर और ये पटना वगैरह, ठीक है। जी, तो इसके लिए हमें वही हमारे पास 3 केमिकल है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि भाई 10 व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए 10 या 15 नवंबर तक बस स्प्रे कर लें, उसके बाद ना करें। और फिर एफिड के लिए प्रारंभ करें 15 या 20 दिसंबर से। तो 1 महीना तक बीच में किसी इंसेक्टिसाइड, किसी कीटनाशी का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से फिर से कीटनाशी और जरूर करना चाहिए बीज की फसल में। एक मैं और कहूंगा किसान भाइयों से कि भैया बीज की फसल को अलग उगाओ, सब्जी की फसल को अलग उगाओ, दोनों को मिक्स मत करो। 5 और 1 के रेशियो में उगाओ। अगर आपके पास में 5 हेक्टेयर में आप उगा रहे हैं सब्जी की फसल, तो 1 हेक्टेयर आप अलग से बीज की बीज फसल वाली उगाओ। फसल हाँ। होगा। तो जी, उसमें हमारे पास देखिए 3 ही केमिकल है, इमिडाक्लोप्रिड, थायामेथाक्साम और फ्लोनिकामिड। जी, ये तीनों केमिकल आप अदल बदल के स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा या जैसे आप किसान भाइयों की इच्छा है, तो तीनों केमिकल की एक ही डोज है। ये जो आपका इमिडाक्लोप्रिड है 17.8% SL का, 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर दवाई, 100 लीटर पानी में 40 मिलीलीटर दवाई। जी, थायामेथाक्साम 25% में आता है, ये 100 लीटर पानी में 40 ग्राम। जी, फ्लोनिकामिड है, ये भी थोड़ा सा पाउडर टाइप आता है, 50% में आता है फ्लोनिकामिड। ये आप 100 लीटर पानी में ये भी 40 ग्राम, मतलब 100 लीटर पानी लीजिए, 40 ग्राम या 40 ml आप दवाई मिलाइए। और मेरी समझ से जब आप 15 और 20 दिसंबर से आप स्प्रे करना शुरू करेंगे, हर स्प्रे में 10-10 दिन का अंतर रखिए, तो आपका 3 स्प्रे में क्रॉप आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि 15 या 20 जनवरी के आसपास आपको पत्ते काटने हैं। नहीं तो भाई बहुत ज्यादा अगर आप 15 दिसंबर से स्टार्ट भी करते हैं, तो 4 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा। जी, इससे ज्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, जब कीटनाशी के प्रयोग से हम रोगवाहक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं तथा भलीभांति रोगिंग करके विषाणुओं के सोर्स को समाप्त कर सकते हैं, फिर भी आप जल्दी डंठल काटने की सलाह देते हाँ, हैं। देखिए हर किसी की पुष्पेंद्र जी जो है ना, एक सीमा होती है। जी, केमिकल की अपनी एक सीमा होती है। 100% एफिड नहीं मरते इससे। जी, 100% एफिड केमिकल से नहीं मरते। नहीं मरते। रोगिंग में भी हम ये कहें कि 100% हमने पौधे उखाड़ दिए, वो भी हम नहीं कह सकते गारंटेड। फिर हमने अपने खेत में तो स्प्रे कर लिया, अपने खेत में हमने रोगिंग कर ली, 90% एरिया सब्जी का है, हमारे पड़ोस में जी, सब्जी वाली फसल खड़ी है, तो जो एफिड आएगा वो उस खेत में से भी तो ले आएगा, पड़ोसी के खेत से भी तो वायरस ले आएगा। सही बात। और ये जो एफिड है, इसकी फ्लाइट 1-2 किलोमीटर चलती है, हवा में आ गया, उतरना भी चाहता है, अगर तेज हवा चली उतर नहीं पाता बेचारा, 1 किलोमीटर उड़ता चला जाएगा। अब बताइए 1 किलोमीटर के दायरे में या 2 किलोमीटर के दायरे में क्या सभी किसान बंधुओं ने अपने पे स्प्रे किया है? जी, इसलिए भाई हमें जो है, हम लोग तो रिकमेंड करते हैं ब्रीडर सीड क्रॉप में कि 10 जनवरी के आसपास पत्ते, चलिए फिर भी किसान भाई इतनी यील्ड सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, तो भैया 20 जनवरी के आसपास 25 पत्ते आप काट दें, बढ़िया है। आप बिना पत्ते काटे अपनी फसल का। दूसरा, जब 32 डिग्री या उसके ऊपर टेम्परेचर पहुंचता है, फिर एफिड नहीं मरता केमिकल से। जी, जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आलू के डंठल काटने के बाद 10-12 दिन बाद फिर उसमें पत्ते उगाते हैं, बिल्कुल तो क्या उनको भी काट देना चाहिए? बिल्कुल, उस रीग्रोथ को चेक करना उससे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि एफिड को इधर उधर खाने को नहीं मिलता, टेम्परेचर बहुत पहुंचता है, जी, तो एफिड भी और व्हाइट फ्लाई भी पत्ती की निचली सतह पे आती है। जी, तो जो रीग्रोथ है या पुनर्विकसित पत्तियां हैं, संख्या तो उनकी 2-3 ही होती है। जी, आप उसको कभी जो है उठा के और नीचे की तरफ देखना, उससे पूरी कॉलोनी डेवलप हुई दिखाई देती है एफिड की। जी, जी, वो बहुत खतरनाक चीज है। उसको तो आपको हर हालत में जैसे ही पत्ते निकले इंतजार नहीं करना चाहिए 10-12 दिन का, जी, जी, वैसे ही उसको तो उखाड़ उखाड़ के और समाप्त कर देना कर चाहिए। देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है कि यदि हमें बढ़िया ब्रीडर सीड मिल जाए या F1 मिल जाए, वो कितने सालों तक प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बीज कभी हमारा पुराना नहीं होता है, जी, बशर्ते कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। जी, चाहे आपको F1 मिल जाए, चाहे आपको ब्रीडर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। और ये CPRI में एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि हम सीड प्लॉट टेक्निक अपनाते हैं, वायरस का मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं,
तो वो 20 साल चला है, 20 साल में भी उसकी उपज में कोई भी कमी नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि आप कितना ही बढ़िया बीज ले लीजिए, चाहे वो F1 हो, चाहे वो ब्रीडर सीड हो, चाहे वो G1 हो, चाहे वो G2 हो, चाहे आप उसको कुछ भी कहिए, सोना कहिए, चांदी कहिए, ठीक है, यदि आप उसमें सीड प्लॉट टेक्निक के थ्रू आप उसके नहीं उगाएंगे, वायरस का मैनेजमेंट बढ़िया नहीं करेंगे, तो आपके 2-3 साल ही बहुत है जी। 3 साल उसको साधारण उगा देने की परिस्थिति में वो आपका सब्जी वाली फसल बन जाएगी, सब्जी वाला बीज बन जाएगा, ना कि बीज सब्जी वाला आलू बन जाएगा वो। जो लैब की सुविधाएं हैं जो हम आज करते हैं वायरस टेस्टिंग, ये 2000 में आया है जी। 2000 से पहले तो CPRI में ब्रीडर सीड भी करीब सीड प्लॉट टेक्निक और वायरस मैनेजमेंट के ऊपर ही प्रोड्यूस हो रहा था जी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि बीज कभी पुराना नहीं होता है, वायरस मैनेज करिए बढ़िया और सीड प्लॉट टेक्निक के थ्रू उगाइए, 20 साल भी आपका बीज कहीं नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू पुष्पेंद्र। जो किसान भाइयों से एक अनुरोध है, अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।